तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। होप आप सब लोग ठीक होंगे। और इंडियन बॉय लॉस्ट इन नेपाल में आपका स्वागत करता हूं मैं। आइए और आज की वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं गोरखनामा द लाइफस्टाइल ऑफ गोरखास। क्या था वो, डॉक्यूमेंट्री ऑफ नेपाल गोरखास। और पहले हमने पार्ट 2 देख लिया था, 1 देखना भूल ही गए थे। जैसे कि आप देख सकते हो कि पसीना आ रहा है मुझे, बहुत गर्मी हो गई है यार। 45 डिग्री से भी ऊपर चला गया है टेम्परेचर यहाँ पे पंजाब में। तो आप बताएं नेपाल में कैसा है माहौल। टेम्परेचर मेरे हिसाब से होगा 28 और 25 होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका आता है ना, तो ठंडी ठंडी हवा चलती है। यही तो मुझे अच्छा लगता है, पहाड़ और बर्फीला। अलग अलग टाइप का अलग अलग जगह पे हो सकता है। और काठमांडू में कैसा है टेम्परेचर वो भी बताएं। जितने भी आप लोग देख रहे हो अपनी अपनी सिटी का टेम्परेचर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे क्या होगा, इससे कमेंट सेक्शन की मेरे कमेंट ज़्यादा हो जाएंगे और मेरी वीडियो का बार बढ़ जाएगा और वीडियो आगे सजेस्ट होगी। हाँ, कितना अच्छा आइडिया लगाया ना मैंने। आपको पूछा कि टेम्परेचर क्या आप बताओगे। ये स्मार्ट तरीका, वो मजाक करता रहता हूँ। तो चलो वीडियो देखते हैं हम, और क्या होगा इस वीडियो में देख लेते हैं। और जो वो 200 का एक सिक्का आता होता है, जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था, तो वो बताएं ज़रा कि 200 क्यों लिखा होता है वहाँ। ठीक है, चलो पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे बातें। गाइस 1 2 3 और वीडियो को कर लेते हैं हम प्ले। मैं हवा हूं। खुद को हवाओं के हवाले करके देखें, जिंदगी को पंख लग जाएंगे, खूबसूरत पंख। मुझे इसका एहसास है क्योंकि मैं अतीत से इतिहास का गवाह रहा हूं। मैं बीजों को अपनी बाहों में समेटे एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश ले लेके घुमाऊं और उन्हें अपनी नजरों के सामने जन्म लेते, पौधा बनते और फिर फूलों फलों से लदे बड़े बड़े सायादार पेड़ बनते देखा है। और खुददारी तो देखें इन बीजों की। इन्होंने जो भी जमीन से लिया उसे अपने आप को मिटाकर वापस अदा किया। इन बीजों की खुददारी देखकर आजादी पूर्व के मशहूर हिंदुस्तानी शायर इकबाल का शेर याद आ जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इकबाल ने तो यह शेर काफी बाद में लिखा था, लेकिन गोरखों ने दुनिया को अपनी हस्ती मिटाकर जीने के सलीके बहुत पहले ही सिखाना शुरू कर दिए थे। कुछ इकबाल के इन्हीं बीजों जैसी दास्तां से हम आज रूबरू होंगे। जब पूरब से निकलती सूरज की किरणें नेपाल के इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के दरमियान बसे इस गोरखा राजशाही इलाके पर पड़ती है। कहते हैं 16वीं शताब्दी के संत बाबा गोरखनाथ के मानने वाले होने की वजह से यहाँ के लोग गोरखा कहलाए। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग हिंदू आस्था के मुताबिक हमेशा से गौ रक्षक रहे और इसी वजह से गोरखा नाम पड़ा। दरअसल नेपाल जो आज नेपाल सा दिखता है, इसका सेहरा भी 18वीं सदी के गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह के सर ही जाता है, जिन्होंने आपस में हमेशा लड़ते रहने वाली यहां की 24 रियासतों को एक किया। राजा पृथ्वी नारायण शाह की फौज गोरखा के नाम से जानी जाती थी। हम सब जानते हैं कि किसी समाज की कहानी कितनी भी अच्छी तरह क्यों ना कही जाए, दास्तां के कुछ न कुछ हसीन पहलू तो छूट ही जाते हैं। हवाओं के देवता होने के बावजूद मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं हर संगे मिल, हर उस पन्ने को पेश कर सकूंगा जिसने अब तक के गोरखा इतिहास को सजाया संवारा और यादगार बनाया है।
हां, मेरी कोशिश ये जरूर है कि हर उस दिलकश नजारे को पेश कर सकूं जिससे गोरखा तारीख को मुझसे कोई शिकायत न रह जाए। नेपाल को संगठित और मजबूत बनाने के बाद पृथ्वी नारायण शाह ने सिक्किम के एक बड़े हिस्से को अपनी बहादुरी का एहसास दिलाया। पृथ्वी नारायण शाह की मौत के बाद प्रधानमंत्री भीमसेन थापा का दौर आया, जिसने नेपाल की तस्वीर ही बदल के रख दी। इसके बाद एक समय आया जब गढ़वाल इलाके के शुभचिंतक हर्षदेव जोशी ने गोरखा फौज को दावत दी कि वो आए और लोगों की बेहतरी के लिए आए। हालात की नजाकत को समझते हुए गोरखा फौज ने हर्षदेव जोशी की दावत कबूल की और फिर काली नदी पार करके 1790 में कुमाऊं पे कब्जा कर लिया। इसके बाद तो जैसे गोरखा कौम पीछे मुड़ के देखना ही भूल गई। 1803 में गोरखों ने गढ़वाल पर फतेह पाई और फिर अमर सिंह थापा के नेतृत्व में देहरादून भी हासिल कर लिया। बात यही नहीं हुई। गोरखा सोच अब ठाना है तो करना है। आगे बढ़ने की हद तो ये हो गई कि हवाओं पे सवार गोरखा फौज पंजाब के पहाड़ों को कब्जा करते हुए हिमाचल पहुंच गई और सतलुज नदी पे जाके रुकी। अब हुआ वही जो होना चाहिए। कहते हैं किसी भी बहादुर कौम को उसका हक मिल ही जाता है। इन सब इलाकों पर अब गोरखों की हुकूमत हो गई। लेकिन इसी बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि खुद पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने के ख्वाब बुने हुई थी, गोरखों की बहादुरी की खबरें मिलने लगी। अंग्रेज मुगलों की हुकूमत तो लगभग खत्म कर ही चुके थे और यही वजह थी कि उन्होंने गोरखों को कबाब में हड्डी मानते हुए भारत नेपाल सीमा के भुटवाल पोस्ट पर गोरखों पर हमला कर दिया। अब हवा का रुख बदला और जंग की तस्वीर भी। देहरादून में गोरखा सेनापति बलभद्र ने देहरादून के नाला पानी के घने जंगलों में खलंगा किले का मोर्चा संभाल लिया। यहां 3 ऐसी लड़ाइयां हुई कि अंग्रेजी फौजों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें हिंदुस्तान में दुश्मन तो बहुत मिले, लेकिन ऐसे कभी नहीं मिले जिसने मैदाने जंग से उनके पैर उखाड़ दिए हों और उन्हें मुंह की खानी पड़ी हो। खैर, गोरखों की कुल जमा फौज 600 लोगों की, ऊपर से घर से हजारों मील दूर, इसलिए किसी मदद की कोई उम्मीद भी नहीं और हथियारों के नाम पर कुछ बंदूकें, कुछ नेपाली खुखरी और कुछ गुलेले, और वहीं अंग्रेजों की 10,000 लोगों की फौज, घोड़ों और सारे हथियारों और दूसरे साजो सामान के साथ। किसी चीज की कोई कमी नहीं सिवाय एक चीज के, वो थी जान हथेली पर लेके लड़ने की, जिसकी कमी गोरखों के पास थी ही नहीं। और यही वजह रही कि शुरू में हुई अंग्रेजों की गोलाबारी का गोरखों पर कोई असर नहीं हुआ। रात हुई, गोरखा फौज अलाव जला के उसके पास सो गई, जबकि महिलाएं बच्चों की देखरेख में लगी रहीं। आखिर हवा होना, यह सब मैं देख ही रहा था। अचानक मेरी नजर एक गोरखा पर पड़ी जो किसी अंग्रेज खबरची को बलभद्र के कैंप में लेकर आया था। आधी रात से ज्यादा का वक्त मशालजी ने मशाल कुछ इस तरह से पकड़ी हुई थी कि बलभद्र अंग्रेजों की भेजी चिट्ठी पढ़ सके। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते बलभद्र के चेहरे का रंग बदलने लगा, कुछ ऐसा रंग कि जैसे कह रहा हो, तुम्हारी ये जुर्रत। बलभद्र ने चिट्ठी पढ़ी, उसके टुकड़े टुकड़े किए और फिर जमीन पर फेंक दिया। मैं इतनी रात में इस तरह का खलल पसंद नहीं करता, और जहां तक हथियार डालने की बात है तो अपने जनरल से कहना कि गोरखों को जिल्लत की जिंदगी से कहीं ज्यादा इज्जत की मौत पसंद है, और हां, उनसे मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। गोरखों का यह बागियाना अंदाज जवां जंग के सितारे के नाम से प्रसिद्ध अंग्रेज कमांडर सर रोलो गिलिस्पी को क्यों पसंद आता? अगला हमला
यकीनन बड़ा होना था। हुआ भी यही। चारों तरफ से एक साथ गोरखा फौज पर हमला करने की तैयारी शुरू हो गई। इधर गोरखों को भी खबर लगी तो उन्होंने पहले ही अंग्रेजों पर हमला कर दिया। गोरखा के गोरिल्ला हमले और आसमानों को चीरते हुए नारे, जय महाकाली, आयो गोरखाली, ने अंग्रेजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। गोरखा खुखरी कुछ यूं चलाते जैसे पेड़ों के पत्ते काटने का काम चल रहा हो। गोरखों के बेखौफ हमले ही अंग्रेज फौज को तितर बितर करने के लिए काफी थे। ऊपर से मरते साथियों को देख अंग्रेज फौजी भागने लगे। अपने ही फौजी भागते देख जनरल गिलेस्पी का पारा 7वें आसमान पर। एक तो ऐसे हमले की उम्मीद नहीं और फिर फौज की यह बुजदिली, यूं दुम दबा के भागना। जनरल गिलेस्पी ने बंदूक अपने फौजियों पर ही तान दी और फिर बंदूक के सहारे अपनी भागती फौज को रोका और फौरन गोरखों पर पीछे से सीढ़ियां लगा के हमला करने का हुक्म दिया। ये वो जगह थी जहां गोरखा फौज से नहीं बल्कि महिलाओं से उनका सामना हुआ, वो भी कम नहीं। आखिर गोरखों की बेटियां ठहरी। बस अपने बच्चों को अपनी पीठ पीछे बांधा और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। गोरखा महिलाओं का यह कदम एक भागती हुई फौज के दोबारा बहादुरी साबित करने की कोशिश के ऊपर भारी पड़ा। अपनी फौज की बुजदिली देखकर गिलेस्पी एक हाथ में तलवार और एक हाथ में पिस्तौल लिए आगे आया, लेकिन तभी बंदूक की एक गोली उसका सर पार कर गई। सिर्फ 60 गज की दूरी पर से चलाई गई गोली गिलेस्पी को धाराशाही करने के लिए काफी थी। अब इसके बाद तो गोलाबारी बंद होनी ही थी। अंग्रेज उल्टे पांव वापस हुए और गोरखा उन्हें देखते रहे। फिर 1 महीने बाद अंग्रेजों की नई फौज नए साजो सामान और हजारों फौजियों के साथ हाजिर हुई। तोप गोला गाड़ी खींचते, हाथियों के झुंड, उनके फौजी झंडे पतझड़ की तेज मौसमी हवाओं में मानो उनकी बहादुरी की कोई नई दास्तां बयां कर रहे। अंग्रेज खलंगा पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी तोपें लगा दी और शुरू हुआ सिलसिला सुबह शाम खलंगा पर गोली बरसाने का। हाँ, इस बीच उन्होंने अंग्रेजी चाल चली और खलंगा की पानी सप्लाई का पता कर लिया। फिर क्या, पानी सप्लाई गोरखों तक पहुंचने से रोक दी गई। 3 दिनों तक तो गोरखों के पास अपना पानी था, उससे काम चला, लेकिन फिर बिना पानी और लगातार गोलाबारी ने गोरखों को पस्त किया। बहुत से गोरखा मारे गए। तीसरे दिन बलभद्र और 70 दूसरे लोगों ने खलंगा का दरवाजा खोल दिया। गोरखों को अचानक सामने देखकर अंग्रेजों ने गोलाबारी बंद कर दी। बलभद्र ने ऐलान किया कि वो हारे नहीं हैं, अब अपनी मर्जी से लड़ाई से जा रहे हैं। किसी ने कोई गोली नहीं चलाई। गोरखा चलते चले गए और अंग्रेज फौजी देखते रहे। बलभद्र और उनके आदमी पैदल नीचे पहुंचे, सागर ताल नाम के पानी के स्रोत के पास। वहां सबने कई रोज की प्यास बुझाई, पानी भरा और फिर हिमाचल में अमर सिंह थापा की फौज में शामिल होने गए। बाद में रणजीत सिंह की फौज में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ अफगानिस्तान में फिर लड़े। अंग्रेजों ने खलंगा को नेस्ता नाबूद कर दिया। आज एक बड़ी जंग की निशानियां समेटे चट्टाने और तोप गोले से गिरे पत्थर ही गोरखों की बहादुरी की दास्तानें बयां करते हैं। गोरखों ने अंग्रेजों का एक बेहतर फौज होने का गोमान तोड़ दिया था। गोरखों का यह नारा कि कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, या कायरता की जिंदगी से मौत बेहतर है, अंग्रेजों की एक खास बात थी कि वो सच्चाई का सामना करने और हक की बात मानने से गुरेज नहीं करते थे। और यही वजह है उन्होंने सरेआम गोरखों की जज्बाए सरफरोशी, खुददारी और बहादुरी को कबूल किया और उसे इज्जत बख्शी। ये जंग खलंगा ही थी जिसने गोरखा के एक शेर दिल बहादुर और जंगजू कौम होने के किस्से को
आम किया। और तो और गोरखों के खुखरी के अजीबो गरीब हथियार होने की दास्तानें भी सारी दुनिया में फैल गई। और आज भी पत्थरों की ये दो स्मृति शिलाएं, एक सर रोलो गिलिस्पी और दूसरा बहादुर दुश्मन बलभद्र और उसकी फौज के नाम, इसी बात की गवाही देते हैं। और हां, यह दुनिया की अकेली स्मृति शिला है जिसे बर्तानिया ने अपने दुश्मन की इज्जत और बहादुरी में बनवाया है। अंग्रेजों से गोरखों का अगला मुकाबला हिमाचल प्रदेश में जनरल अमर सिंह थापा से हुआ। गोरखों की आखिरी घेराबंदी सबाथू के नजदीक मलाऊ में थी। यहां भी कुछ वैसा ही हुआ कि दोनों में से कोई फतह याब नहीं हुआ और गोरखों की बहादुरी का लोहा मानते हुए अंग्रेजों ने गोरखा फौज का बाइज्जत अपने बुलंद फौजी झंडों के साथ नेपाल वापस जाने का करार किया। गोरखों और अंग्रेजों के करारनामे के वक्त तक गोरखों की गढ़वाल में 12, सिक्किम में 33 और कुमाऊं में 25 की हुकूमत हो चुकी थी। गोरखा रियासत सतलुज से तिस्ता तक फैली हुई थी। सगौली करारनामे के बाद गोरखों के जीते हुए 105,000 किलोमीटर के हर इंच का हकदार अंग्रेजों को बनाया गया। और तो और गोरखों की बहादुरी की इससे बड़ी सनद क्या होगी कि अंग्रेजों ने उनको अपनी गोरखा बटालियन में शामिल करना शुरू कर दिया। और अंग्रेजों के गोरखों पर भरोसे का आलम यह था कि पहले विश्व युद्ध के वक्त गोरखा रेजिमेंट ने तो गाइस वाओ, देखो वीडियो। सबसे पहले तो वो पेड़ आए थे, मैं उसकी बात करता हूँ। अलग अलग वो उसमें रुत होती है ना हमारी, कैसी स्प्रिंग आ गया, विंटर आ गई, समर आ गया, ऐसे उसमें बर्फ आ गई, बर्फबारी पड़ गई थी ऊपर और हरियाली इतनी आ गई। इसी के लिए तो हम यार बस नेचर लवर हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ। नेचर जो आती है ना, वाह। और फिर बात आती है, मेरे मन में एक सवाल था कि अंग्रेज क्यों नहीं पहुंचवाए वहाँ नेपाल में। इस वीडियो ने मेरा जवाब दे दिया, क्योंकि जब आए देखा था वो जो लड़कियां थी, लड़कियों के पास भी हथियार थे और वो पत्थर उठा के भी मारे, वो अंग्रेज भेज दिए। और जय माँ काली कह के उन्होंने जैसे अंग्रेजों को भगाया, वही वाह यार, कितनी अच्छी बात थी ना। अंग्रेज तब के जमाने में की बात कर रहा हूँ मैं, अब तो चलो सारे ठीक हैं, प्यार से रहते हैं। तो तब से जमाने में ना उनको अहंकार आ गया था कि हम हैं, हमारे पास ये तोपे हैं, हथियार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब वो नेपाल की तरफ आए, भाई साहब, इंडिया में अभी उन्होंने थोड़ा कर लिया था, अंडर है, अभी भी कहते हैं कि लीज पे लिया हुआ है, पर नेपाल पे जब उन्होंने एंट्री की, जैसे कि आपने सीन देखा, वो भाई वापसी भेज दी, उन्होंने डर के चले गए। और जो एक अंग्रेज था, वो हमारे नेपाल के, वो ज्वाइनिंग हुई थी, उनकी ड्रेस पहनी हुई थी, पता नहीं क्या था, उन्होंने खुद ही गोली मार दी उसको, चल भागो ऐसे करके, और वो भागा भी। और इंग्लैंड वाले सोच रहे होंगे कि अब से पंगा नहीं लेना नेपाल से पंगा लेने का मतलब जान से हाथ धोना है। और वही कैसे भागे, वो बहुत शानदार वीडियो थी। इसी के लिए इसको देखते हुए सारे लोग जितने भी हैं, वो गोरखा के अलग ग्रुप रखते हैं अपनी आर्मी में, चाहे फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, अपना भारत हो। जैसे मैं इंडिया से हूँ, मुझे पता ही है कि गोरखा का एक रेजिमेंट बना हुआ है कि उसमें स्पेशल ट्रेनिंग के साथ नेपाल से आते हैं। और इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी, सभी जगह, क्योंकि कोई भी हरा नहीं सकता नेपाल के बंदे को बिना कोई नेपाल का हुए। अगर इंग्लैंड वालों ने सोचा कि अगर नेपाल के लोग हमारी आर्मी में होंगे, जब कभी प्रॉब्लम आ जाए, भगवान ना करे, तो हमें नेपाल के लोगों से कैसे बचाएगा। तो उन्होंने नेपाल के लोगों को भी भर्ती कर लिया, ताकि कल को कुछ हो कि नेपाल से उनको पता हो कि कैसे बचना है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी इस आर्मी में जाता है, वो लॉयल्टी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है। मैं तो यार कहूँगा कि नेपाल जैसा इस वर्ल्ड में पूरा कोई देश ही नहीं है जो लॉयल हो, जो धार्मिक प्रथा भी निभाए, वैसे धार्मिक तौर पे लड़ाई नहीं करता। वो आज के ज़माने में नेपाल ही है, और नेपाल को सल्यूट करता हूँ मैं। और वहाँ पे मैं फिर लकी हूँ कि मैं
गवांडी देश से हूँ। गवांडी पड़ोसी, गवांडी को पड़ोसी कहते हैं, पंजाबी में गवांडी कहते हैं। पड़ोसी देश से हूँ, नेबरहुड यू नो इंग्लिश। तो मैं आसानी से नेपाल में आ सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत वो मान वाली बात है कि यार बहुत लकी हूँ कि मैं आ सकता हूँ। बस ये लॉकडाउन खोले हम वहाँ आएंगे। और जैसे म्यूज़ियम है, ये सारा कुछ हमने देखा, ऐसी म्यूज़ियम भी होंगे पक्का, तो मुझे वो भी बताना, हम वहाँ भी देखेंगे। वैसे हमने जैसे काठमांडू के ऊपर रिएक्शन दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेक करे वो। भूल मत जाना यार, भूल मत जाना। हाय कितना अच्छा है ना, ऐसे बोलता हूँ जो अपनी तारीफ खुद करनी पड़ती है, कोई करता तो है नहीं आपसे। आपको ही नहीं करते हैं। चलो कोई मेरी तारीफ नहीं करता, बस ऐसे ही कह रहा था। आप तो बहुत सीरियस ले गए। हाँ चलो, मैं जब वहाँ पे आऊँगा ना, जब हमने काठमांडू पे देखा था रिएक्शन, उस पर म्यूज़ियम भी आया था एक, तो वो म्यूज़ियम किसका था मैं ये पहले पूछना भूल गया। अब जैसे कि हिस्ट्री वाली बात हो रही है, तो मेरा पूछने का फ़र्ज़ था ये, तो मैंने आपसे पूछा। और यार वीडियो बहुत ही शानदार थी। अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो मैंने ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक कर दिया है पुट डिस्क्रिप्शन के अंदर। प्लीज़ आप वहाँ जाएं और सपोर्ट करें ओरिजिनल वीडियो को, और मुझे भी सब्सक्राइब कर देना। तो कैसे हैं आप लोग? कैरी बनाटी चल रहा है ना सभी जगह पे, तो ये ऐसे कुछ करना पड़ता है यार, ग्रो भी करना है ना हमने। तो हाँ जी, वीडियो को कर देना सपोर्ट, और मुझे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे ऐसी वीडियो बताते रहे किस पे आपने रिएक्शन देना है, किस पे मैंने देना है रिएक्शन। आपने डिमांड करनी है, आपने ऑर्डर देना है बस कि रिएक्शन बना, मैं कहूँगा ओके सर, ओके सर। तो आप ऐसे सपोर्ट करते रहें यार, अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई मुझे पसंद करती है तो बर्बाद कर देना मुझको। चलो वो ऐसी बातें करता रहता हूँ। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, आई लव यू को क्या कहते हैं नेपाल में, प्लीज़ मुझे बताएं। कस्तो छो को कहते हैं हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, इसको क्या कहते हैं? कस्तो छा, कस्तो छो, कस्तो छा, फाइन। अब बताएं, चलो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस।